नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुनीत और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स रेडियो उड़ान पर। और इस वक्त बज चुके हैं रात के 9, दिन शुक्रवार, और कम्युनिटी कलर्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कम्युनिटी कलर्स एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें होती हैं डिसेबिलिटी न्यूज़ और साथ ही साथ होते हैं बहुत सारी इंफॉर्मेशंस, जानकारियाँ, सूचनाएँ और बहुत से नए नए सेगमेंट्स भी। फ़िलहाल न्यूज़ बुलेटिन आप प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में सुनते हैं जिसमें होती हैं डिसेबिलिटी न्यूज़, और बहुत जल्द हम आपके लिए कोई ना कोई नया सेगमेंट लेकर हाजिर हो जाएंगे प्रोग्राम में। हमारा प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स आप बहुत पसंद करते हैं, प्रोग्राम को बहुत प्यार देते हैं, हम आपके इसके लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। हम आपसे ये कहते रहते हैं कि अगर आप किसी तरह का कोई सेगमेंट इस प्रोग्राम में चाहते हैं तो आप हमें सजेशन दिया करें, सुझाव दिया करें, ताकि हम उन्हें अपने इस प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट कर सकें। बहरहाल रेडियो उड़ान सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.radioudan.com, जहां पर हमारे वेब पेज पर भी प्ले बटन प्रेस करके आप रेडियो उड़ान सुन सकते हैं। और वैसे प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पर हमारी ऐप्स अवेलेबल हैं, और बहुत सारे थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स पर जैसे गूगल और एलेक्सा, एप्पल और यहाँ तक कि रिनोवा म्यूजिक पर भी हमारी रेडियो उड़ान स्ट्रीमिंग अवेलेबल है, और ट्यून इन पर भी आप रेडियो उड़ान सुन सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज लाइक करें, हमारे ट्विटर को फॉलो करें, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स को ज्वाइन करें। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स आप सुन रहे हैं मेरे यानी पुनीत के साथ। बिना देर किए सबसे पहले आइए सुन लेते हैं न्यूज हेडलाइंस। व्हाट्सएप बैकअप के लिए अब आपको करना पड़ सकता है हर महीने कुछ खर्चा। हिमाचल प्रदेश में नए साल पर दिव्यांग बच्चों को सुक्खू सरकार का विशेष तोहफा। दिव्यांग व्यक्तियों को पसंदीदा स्थान पर दिया जाए नियुक्ति का विकल्प। सतना के लाल का कमाल ब्रिजेश की कप्तानी में भारत ने रचा इतिहास, पहला DCCBI कप अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग मैच जीता। पर्सनल मिनिस्ट्री, केंद्र के दिव्यांग कर्मियों को मिलेगा पदोन्नति में आरक्षण का लाभ। 18 साल के होने के बाद विशेष बच्चों की देखभाल कौन करे, सुप्रीम कोर्ट ने की चर्चा। श्री रितेश सिन्हा को योग में परिवर्तनकारी योगदान के लिए मिला द इंस्पायरिंग ह्यूमन अवार्ड। विकलांग व्यक्तियों को मिला मृत्यु के बाद UDID कार्ड। जम्मू कश्मीर प्रोफेशनल्स द्वारा कंट्री ऑफ ब्लाइंड शॉट इन कश्मीर ऑस्कर नामांकन के लिए कर रही है प्रतिस्पर्धा। कैसे बनाया जा सकता है न्यूज रूम को एक्सेसिबल। एक्टिविस्ट वैष्णवी जयकुमार ने लिखी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक पोस्ट। न्यूज हेडलाइंस के बाद बारी डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन की, लेकिन उससे पहले छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। Hello from Hidden Voices. One vision, one voice. And that has led to more than 1,000 hidden voices getting together to empower visually impaired and economically challenged children and adults across India by opening up the world of books to them. Hidden Voices is a unique reading charity founded by Miss Devi Krishna and co-founded by Miss Maitreyi Rajdev on 28 April 2019. An experienced psychotherapist and a counselor with proficiency in the diverse domains of education and human resource management, Ms. Devi has roped in volunteers from across India to read out and create audiobooks in various languages, with Mr. Sudhish P. as a partner and Ms. Cincy Thomas as its president. Hidden Voices now has a total of more than 1,500 in-house readers and is linked with many clubs from JNU, Pune and South India, which gives it more than 3,000 readers. It has volunteers as young as 5 years to as experienced as 82 years. The readers are divided into groups according to age and the language chosen. Hidden Voices has now a steady inventory of books, both informative and fictional, in almost 20 languages. The audiobooks have been utilized by various institutions and groups
like Fergusson College Pune, Lit the Light, Duty, Madras Club, etc. More than 50,000 lives have been touched and enriched by this program. For more information, send us an email on hiddenvoices2020@gmail.com. प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन जारी है। नमस्कार दोस्तों, आज है शुक्रवार और आप इस वक्त सुन रहे हैं आपका फेवरेट न्यूज एंड अपडेट शो कम्युनिटी कलर्स। दोस्तों, प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में आप सुनते हैं डिसेबिलिटी जगत से जुड़ी कई खबरें जो आपके जीवन पर कर सकती है सीधा असर। इसी के साथ हम आपके लिए लेकर आते हैं कुछ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरें भी। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस प्रोग्राम की व्हाट्सएप से जुड़ी एक लेटेस्ट खबर के साथ। व्हाट्सएप बैकअप के लिए अब आपको पैसे देने होंगे, हर महीने खर्च करने होंगे कुछ रुपए। इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ने एंड्रॉइड यूजर्स के लिए चैट्स बैकअप को फ्री कर दिया था। यूजर्स बिना गूगल स्टोरेज को इस्तेमाल किए हुए ही अपने चैट्स का बैकअप रख सकते थे, लेकिन अब व्हाट्सएप ने दे दिया है झटका। अब ये चीज बदलने जा रही है। कंपनी ने इसका ऐलान कर दिया है कि इस साल की पहली तिमाही से एंड्रॉइड यूजर्स को व्हाट्सएप चैट बैकअप के लिए गूगल ड्राइव का स्पेस खर्च करना होगा। गूगल ड्राइव पर सिर्फ 15 GB स्पेस फ्री मिलता है। चूँकि व्हाट्सएप चैट बैकअप भी अब इसी 15 GB का हिस्सा होगा, तो ये स्पेस जल्द ही भर जाएगा और इसके कारण आपको स्टोरेज की कमी महसूस हो सकती है। व्हाट्सएप चैट बैकअप में यूजर्स की फोटोज भी शामिल होती थी, तो इन सभी को देखते हुए साफ है कि 15 GB का स्टोरेज यूजर्स को कम पड़ने वाला है। हालांकि आप इसे एक्सपांड कर सकते हैं, इसलिए आपको गूगल वन को सब्सक्राइब करना होगा और इससे आपको एडिशनल स्टोरेज भी मिल पाएगा। तो दोस्तों, जान लीजिए कि गूगल वन के भी मुख्य रूप से 3 प्लान्स आते हैं, जिसमें 100 GB स्पेस 130 रुपए में, 200 GB स्पेस 210 रुपए में और 2 TB का स्पेस 650 रुपए के मंथली चार्ज पर मिलता है। हालांकि इन दिनों गूगल का एक स्पेशल डिस्काउंट ऑफर भी चल रहा है, जिसकी मदद से आप बेसिक प्लान को 35 रुपए के मंथली खर्च पर हासिल कर सकते हैं। वहीं स्टैंडर्ड प्लान 50 रुपए के मंथली चार्ज और प्रीमियम प्लान 160 रुपए के मंथली चार्ज पर आता है। ये प्लान्स आपको 3 महीने के लिए खरीदने पड़ते हैं। दोस्तों, इसी के साथ आपको बता दें कि इसके अलावा कंपनी एनुअल बेसिक और स्टैंडर्ड प्लान्स पर भी एडिशनल डिस्काउंट्स ऑफर कर रही है। तो तैयार हो जाइए जल्द ही गूगल स्पेस खरीदने के लिए अपने व्हाट्सएप अकाउंट के लिए। दोस्तों, साल 2024 के पहले दिन ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश में दिव्यांग बच्चों को तोहफा देने का ऐलान कर दिया है। सरकार ने दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष संस्थान खोलने का फैसला ले लिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य सचिवालय में दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष संस्थान खोलने की बात कही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिव्यांग बच्चों के लिए बनाए जाने वाले ये संस्थान सभी सुविधाओं से लैस होंगे। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश में इंटीग्रेटेड शिक्षण संस्थाएं बनाए जाने की योजनाएं हैं। इससे पहले साल 2023 के पहले दिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश के निराश्रित बच्चों के लिए मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना की शुरुआत की थी। इसके बाद राज्य सरकार इस संबंध में कानून लेकर आई है और हिमाचल पूरे देश में ऐसा पहला राज्य बन चुका है जहां कानून के तहत निराश्रित बच्चों को उनका अधिकार दिया जाता है। इसी के साथ आपको बता दें कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के दूसरे चरण को शुरू करने का भी निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि दिव्यांगता के कारण किसी बच्चे की शिक्षा में कोई रुकावट नहीं आने देनी चाहिए। मुख्यमंत्री की ओर से की गई ये घोषणा अगर ग्राउंड जीरो पर असरदार रही तो दिव्यांग बच्चों का जीवन बदलता हुआ नजर आएगा। निराश्रित बच्चों के बाद अब दिव्यांग बच्चों के लिए सरकार की ओर से बड़ी घोषणा हुई है। इससे हिमाचल प्रदेश के दिव्यांग बच्चों की पढ़ाई लिखाई में आसानी हो सकेगी। इससे पहले कई बच्चों को स्कूल में एडमिशन लेने तक के लिए परेशानी का सामना करना पड़ता था। इसके अलावा स्कूलों में दिव्यांग बच्चों को वो माहौल नहीं मिल पा रहा था जिसके वे हकदार है। राज्य सरकार के स्कूलों में दिव्यांग बच्चों की पढ़ाई के लिए विशेष उपकरणों की भी भारी कमी है। दोस्तों, अब खबर सुनते हैं दिल्ली हाई कोर्ट से। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि दिव्यांग व्यक्तियों को पसंदीदा स्थान पर नियुक्ति का विकल्प दिया जाना चाहिए।
उन्हें रोटेशनल ट्रांसफर से भी छूट दी जा सकती है। दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा कि राज्य को सुनिश्चित करना चाहिए कि दिव्यांग व्यक्तियों यानी PWBD के ट्रांसफर को और नौकरी पोस्टिंग को इस तरह से प्लान किया जाए ताकि उन्हें अपने पसंदीदा पोस्टिंग स्थान पर पोस्टिंग का विकल्प दिया जा सके और उन्हें अन्य कर्मचारियों के लिए अनिवार्य रूप से चक्रीय स्थानांतरण से भी छूट दी जा सकती है। जस्टिस चंद्रधारी सिंह ने कहा कि राज्य ये भी सुनिश्चित करेगा कि दिव्यांगों को ऐसे स्थान पर ट्रांसफर या तैनात करके अनावश्यक और लगातार उत्पीड़न का शिकार न होना पड़े, जहां उन्हें अपने काम के लिए अनुकूल माहौल नहीं मिल पाता है। इसके अलावा इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना भी है कि दिव्यांग व्यक्तियों को उनकी तैनाती के स्थान पर आवश्यक मेडिकल सुविधाएं भी उपलब्ध हो सके। इसमें कहा गया कि कल्याणकारी राज्य होने के नाते भारत ये सुनिश्चित करना चाहता है कि दिव्यांगों के लिए समान अवसर का प्रावधान हो। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि ऐसे व्यक्तियों को किसी भी भेदभाव का सामना न करना पड़े और उन्हें शिक्षा, प्रशिक्षण, चिकित्सा सुविधाओं आदि तक पहुंच प्रदान की जा सके। दोस्तों, खबर है कि DCCBI कप का पहला अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग मैच भारत ने जीत लिया है। उत्तर प्रदेश के आगरा में दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया के सानिध्य में 28 से 30 दिसंबर तक आयोजित हुए पहले दिव्यांग टेस्ट मैच में भारत ने नेपाल को पराजित कर टेस्ट मैच अपने नाम किया। इसमें खास बात ये रही कि IIT इंदौर में सीनियर असिस्टेंट के तौर पर पदस्थ सतना के ब्रजेश द्विवेदी इस ऐतिहासिक टेस्ट मैच में कप्तान की भूमिका में भारतीय टीम को एक पारी और 18 रन से विजय दिलाने में कामयाब हुए। नेपाल के कप्तान शुक्लाल ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। पारी में नेपाल ने 121 रन बनाकर ऑल आउट हुई। नेपाल की तरफ से सर्वाधिक रमजान अली ने 62 रन की पारी खेली। भारत की तरफ से सर्वाधिक विकेट कैलाश प्रसाद ने 6 विकेट लिए, अभिनंदन उपाध्याय ने 3 विकेट्स और सुमन ने 1 विकेट लिया। नेपाल के जवाब में भारत पहली पारी में 264 रन 8 विकेट की नुकसान पर जमा रहा। जीत के बाद ब्रिजेश ने बताया कि दिव्यांग क्रिकेट में वे 23 वर्ष से खेल रहे हैं और ये पहला टेस्ट मैच है जो उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने ये जीत अपने देश, बोर्ड और अपनी संस्थान IIT इंदौर एवं अपनी 3 बहनों को समर्पित किया है। साथ ही कहा है कि मेरी संस्थान का अटूट सहयोग उन्हें प्रेरित कर सकता है कि आज 40 वर्ष का होने के बावजूद मैं खेल के साथ साथ प्रदेश के 300 दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ियों को खेलने के लिए प्रेरित भी कर रहा हूं, जो कि बिना सहयोग के संभव नहीं हो पाता। मैं अपने संस्थान एवं सभी शुभचिंतकों का आभार व्यक्त करता हूं, जिनके हौसला अफजाई और सहयोग से मुझे देश का नेतृत्व करने का मौका मिला है। दोस्तों, पर्सोनेल मिनिस्ट्री के आदेश में कहा गया है कि केंद्र के पदों और सेवाओं में दिव्यांग कर्मचारियों को 30 जून 2016 से सैद्धांतिक आधार पर समूह A के सबसे निचले स्तर तक पदोन्नति में आरक्षण का लाभ देने पर विचार किया जाएगा, बशर्ते पात्रता व शर्तों को पूरा करना होगा। केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए विकलांग या दिव्यांगजन कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण का लाभ देने का फैसला कर लिया है। कार्मिक मंत्रालय ने आदेश में ये जानकारी दी है। बेंचमार्क 40% और उससे अधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र ने उन अधिकारियों को नोशनल प्रमोशन देने का फैसला किया है जो 30 जून 2016 से पदोन्नति के लिए पात्र थे, जब विकलांगता अधिनियम 1995 लागू हुआ था। ये अभी भी लागू था क्योंकि विकलांग व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम 2016 दिसंबर में अधिनियमित हुआ था और अप्रैल 2017 में लागू हुआ था। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग माने द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनेल एंड ट्रेनिंग DOPT ने निर्णय लिया है जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप है। ये सुनिश्चित करेगा कि जब ये अधिकारी वास्तव में कार्यभार संभालेंगे तो उन्हें वित्तीय लाभ मिल पाए। काल्पनिक आधार पर पदोन्नति में वरिष्ठता कोटा के साथ साथ विभागीय प्रतियोगिता परीक्षाओं पर पदोन्नति भी शामिल है। मंत्रालयों और विभागों को अतिरिक्त पदों की आवश्यकता का पता लगाने और पदों के निर्माण के लिए मंजूरी लेने के लिए अभ्यास करने के लिए कहा गया है।
30 जून 2016 से पात्र अधिकारियों के लिए अतिरिक्त पद सृजित करने का निर्णय ये सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है कि अन्य अधिकारियों की वरिष्ठता प्रभावित न हो। गुरुवार को जारी डीओपीटी ज्ञापन में कहा गया है कि केंद्र सरकार के पदों और सेवाओं में दिव्यांगों को 30 जून 2016 से काल्पनिक आधार पर समूह ए के सबसे निचले पायदान तक पदोन्नति में आरक्षण का लाभ देने पर विचार किया जाएगा। हालांकि पदोन्नति में आरक्षण की सीमा पीडब्ल्यूडी अधिनियम 1995 और आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार हो सकती है। दोस्तों, खबर आती है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले मंगलवार को इस बात पर विधायी चुप्पी देखी है कि 18 साल के होने के बाद विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की देखभाल कौन करेगा। दोस्तों, ये सब हुआ एक समय से शुरू हुई घटना के बाद, जिसमें राज्य संचालित बाल देखभाल घरों में रहने से एक व्यक्ति को वंचित किया गया और केंद्र सरकार पर इस पर प्रतिक्रिया मांगी गई। इस श्रेणी के व्यक्तियों के लिए आजीवन सरकारी देखभाल की मांग करने वाली जनहित याचिका और याचिकाकर्ता अनुभवी पत्रकार KSR मेनन की ओर से वकील अबीर फुकन ने CJI DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ के सामने अपना केस पेश किया। 18 साल के होने के बाद विशेष बच्चों की देखभाल कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इस बात पर विधायी चुप्पी देखी। वैसे देखा जाए दोस्तों, तो अधिनियम 2015 राज्य को उन बच्चों की देखभाल करने के लिए बाध्य करता है जिनकी 18 वर्ष की आयु तक समर्थन करने वाला कोई न हो। 18 वर्ष की आयु के बाद विशेष आवश्यकता वाले ऐसे बच्चों के लिए कोई प्रावधान मौजूद ही नहीं है। मेनन ने अपनी याचिका में कहा कि इस तरह की देखभाल के प्रावधानों के बिना सही देखभाल ऐसे विशेष बच्चों को नहीं दी जा सकती। 18 साल के बाद जब उन्हें बाल गृहों या बाल देखभाल संस्थानों से छुट्टी दे दी जाती है तो उनके लिए जीवन काफी मुश्किल हो जाता है। JJ अधिनियम के तहत उनका पुनर्वास और समाज में एकीकरण एक दूर का सपना बन चुका है। डिटेल न्यूज बुलेटिन जारी है, लेकिन इससे पहले वक्त एक बार फिर एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हिडन वॉइसेस की तरफ से आप सभी का स्वागत। हिडन वॉइसेस, एक दृष्टि एक आवाज, और इसने पूरे भारत में दृष्टि बाधित और आर्थिक रूप से विकलांग बच्चों और वयस्कों को किताबों की दुनिया खोलकर सशक्त बनाने के लिए 1000 से भी अधिक छिपी हुई आवाजों को मिलाया है। 28 अप्रैल 2019 को देवी कृष्णा द्वारा स्थापित और सुश्री मैत्री राजदेव द्वारा सह संस्थापित हिडन वॉइसेस एक अद्वितीय रीडिंग चैरिटी है। देवी एक अनुभवी मनोचिकित्सक और काउंसलर है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की एक दक्ष प्रबंधक है। देवी ने पूरे भारत के विभिन्न भाषाओं के स्वयंसेवकों को दृष्टि बाधितों के लिए ऑडियो किताब पढ़ने और बनाने के लिए तैयार किया है। एक भागीदार के रूप में श्री सुधीश P और इसके अध्यक्ष के रूप में सुश्री सिंसी थॉमस के साथ हिडन वॉइसेस के अब कुल 1500 से भी अधिक इन हाउस पाठक है और ये JNU, पुणे और दक्षिण भारत स्थित कई क्लबों से जुड़ा हुआ है, जिसके चलते अब हिडन वॉइसेस के पास 3000 से भी अधिक पाठक है। इसमें सबसे छोटे पाठक 5 साल की उम्र से लेकर सबसे बड़े पाठक 82 साल के अनुभव वाले स्वयंसेवक है। पाठकों को उम्र और चुनी गई भाषा के अनुसार ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। हिडन वॉइसेस के पास अब लगभग 20 भाषाओं में जानकारी पूर्ण और काल्पनिक दोनों ही तरह की पुस्तकों की एक सूची तैयार है। इन ऑडियो पुस्तकों का उपयोग विभिन्न संस्थानों और समूहों जैसे कि फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे, लिट द लाइट, द्युति, मद्रास क्लब आदि द्वारा किया गया है। इस कार्यक्रम ने 50,000 से भी अधिक लोगों की जिंदगी को समृद्ध बनाया है। अधिक जानकारी के लिए हमें ईमेल करें hiddenvoices2020@gmail.com पर। प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन जारी है। दोस्तों, अब आपसे साझा करेंगे एक विशेष जानकारी जिसके तहत हम सुनेंगे द इंस्पायरिंग ह्यूमन अवार्ड के बारे में और साथ ही श्री रितेश सिन्हा की बनाई गई नई रितेश मुद्रा के बारे में।
रितेश सिन्हा एक असाधारण व्यक्ति है जिन्होंने योग के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हासिल की है, विशेष रूप से सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित लोगों की भलाई में सहायता करने और उनके जीवन को बेहतर बनाने में। उनके अभूतपूर्व आविष्कार रितेश मुद्रा ने सेरेब्रल पाल्सी वाले व्यक्तियों में ऐंठन और कठोरता से निपटने के तरीके में क्रांति ला दी है। दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में योग की परिवर्तनकारी शक्ति को उजागर करने वाले रितेश के समर्पण, जुनून और अभिनव दृष्टिकोण ने उन्हें प्रतिष्ठित इंस्पायरिंग ह्यूमन पुरस्कार दिलाया है। दोस्तों, रितेश सिन्हा की अनूठी हस्त मुद्रा, जिसे रितेश मुद्रा के नाम से जाना जाता है, उनकी असाधारण नवीनता का एक प्रतीक माना जा सकता है। साथ ही आप ये भी जान ले कि सेरेब्रल पाल्सी एक तंत्रिका संबंधी विकार है जो मांसपेशियों के समन्वय और शारीरिक गतिविधियों को प्रभावित करता है। सेरेब्रल पाल्सी वाले व्यक्तियों के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों में से एक है ऐंठन और जकड़न। रितेश ने इस मुद्दे को पहचाना है और इन लक्षणों को कम करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया एक हाथ का इशारा रितेश मुद्रा के नाम से विकसित किया है। रितेश मुद्रा में सटीक हाथ मुद्राओं की एक श्रृंखला शामिल है, जिसके तहत तनाव को दूर किया जाता है, रक्त परिसंचारण में सुधार किया जाता है और लचीलापन को बढ़ावा दिया जाता है। इस मुद्रा का अभ्यास करने से सेरेब्रल पाल्सी वाले व्यक्ति ऐंठन और कठोरता में कमी का अनुभव कर सकते हैं, जिससे उनके दैनिक जीवन में आराम और सहायता की भावना बढ़ सकती है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इंटरनेशनल योगा बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा रितेश सिन्हा की ये मुद्राएं स्वीकृत की गई हैं। रितेश सिन्हा का अभूतपूर्व विकास रितेश मुद्रा अब एक बड़े स्तर पर नोटिस किया जा रहा है। 20 नवंबर 2023 को इंटरनेशनल योगा बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने आधिकारिक तौर पर रितेश के आविष्कार के महत्व को स्वीकार किया और उसका दस्तावेजीकरण किया। ये मान्यता न केवल रितेश मुद्रा की प्रभावकारिता को मान्य करती है, बल्कि योग के क्षेत्र और सेरेब्रल पाल्सी वाले लोगों के जीवन में इसके अत्यधिक मूल्य पर भी जोर देती है। रितेश सिन्हा के रितेश मुद्रा के अग्रणी आविष्कार और सेरेब्रल पाल्सी वाले व्यक्तियों की मदद करने की उनकी अटूट प्रतिबद्धता ने उन्हें प्रतिष्ठित इंस्पायरिंग ह्यूमन अवार्ड दिलाया है। इस आविष्कारी हाथ के इशारे के माध्यम से ऐंठन और जकड़न से निपटने के लिए उनका अनूठा दृष्टिकोण उनकी असाधारण नवीनता को दर्शाता है और योग के क्षेत्र में एक नया मानदंड स्थापित करता है। अपनी विशेषज्ञता, अनुभव और अधिकार को एकीकृत करके रितेश ने उन लोगों के जीवन पर एक अमिट छाप छोड़ी है जो सेरेब्रल पाल्सी से ग्रसित है या उनकी देखभाल करते हैं। सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित व्यक्ति के जीवन में रितेश मुद्रा एक परिवर्तनकारी शक्ति बन सकती है। अपने जुनून और समर्पण के माध्यम से रितेश सिन्हा लोगों की भलाई और समग्र रूप से योग के क्षेत्र पर स्थायी प्रभाव डालते हुए प्रेरणा और उत्थान जारी रखे हुए हैं। दोस्तों, एक चौंकाने वाली खबर आई है कि केंद्र सरकार ने उन विकलांग व्यक्तियों को विशिष्ट विकलांगता पहचान UDID कार्ड जारी करना शुरू कर दिया है जो अब जीवित भी नहीं है। रविवार को केंद्र सरकार ने 65 वर्षीय भल्ला भद्रम्मा को UDID कार्ड भेजा जो विकलांग थी और मल्लियाल मंडल के मुथुपेट गांव की निवासी थी। लेकिन बहुत ही आश्चर्य की बात है कि भद्रम्मा 6 महीने पहले ही गुजर चुकी हैं। उनके 2 बेटे जीवित हैं। कार्ड प्राप्त करने वाले उसके परिवार के सदस्यों ने आश्चर्य व्यक्त किया और आरोप लगाया कि उसने कई साल पहले कार्ड के लिए आवेदन किया था, लेकिन सरकार ने उनकी मृत्यु के बाद इसे मंजूरी दे दी। इसी तरह 27 दिसंबर को 70 वर्षीय मेरी गंगाराजम को, जो मल्लियाल मंडल के मुथुपेटम गांव की निवासी थे, उनके परिवार के सदस्यों को डाक विभाग की ओर से एक UDID कार्ड प्राप्त हुआ। चौंकाने वाली बात थी कि गंगाराजम की मृत्यु 9 साल पहले हो गई थी। गंगाराजम के बेटे मल्लेशम ने आरोप लगाया कि उनके पिता की 2014 में मृत्यु हो गई थी जब वो जीवित थे। उन्होंने विकलांगता के तहत पेंशन के लिए आवेदन किया था। अगर जीवित रहते हुए कार्ड जारी किया गया होता तो ये उनके लिए उपयोगी हो सकता था। सरकार के लापरवाह व्यवहार के कारण अधिकारियों ने कार्ड तब भेजा है जब वे जीवित नहीं हैं।
दोस्तों आइए अब खबर सुनते हैं एक ऐसी मूवी की जो कर रही है ऑस्कर में नामांकन। 1904 में प्रसिद्ध W.G. वेल्स ने मुख्य पात्र नुनेज के साथ एक कहानी लिखी थी जो भारत की एक छिपी हुई घाटी की खोज करती है। इस घाटी में मुख्य रूप से दृष्टिबाधित लोग रहते हैं। हालांकि नुनेज देख सकता है, लेकिन कहानी के दौरान उसे एक दृष्टिबाधित लड़की मदीना से प्यार हो जाता है, लेकिन मदीना के पिता नुनेज को उसकी दृष्टि के कारण अस्वीकार कर देते हैं, क्योंकि उनके देश में दृष्टि होना एक प्रकार की विकलांगता माना जाता था। और इसी बात को लेकर नुनेज इन दो दुनियाओं के बीच उलझन में पड़ जाता है कि क्या उसे अपने प्यार के लिए रुकना चाहिए या अपनी दुनिया में वापस जाना चाहिए। दोस्तों, कश्मीर में फिल्माई गई और अपनी कहानी, किरदारों और अभिनय के लिए प्रशंसा पाने वाली फिल्म कंट्री ऑफ द ब्लाइंड अब ऑस्कर की प्रतिष्ठित दौड़ में शामिल हो गई है। फिल्म को पहले लॉस एंजलिस के सिनेमा लॉन्ज में प्रदर्शित किया गया और पटकथा को इस साल की शुरुआत में अक्टूबर में ऑस्कर के स्थायी कोर कलेक्शन में जगह मिली। फिल्म की कहानी और प्रदर्शन ने अब अलग अलग लोगों को फिल्म के प्रतिष्ठित ऑस्कर नामांकन की मांग करने पर मजबूर कर दिया है। दिलचस्प बात ये है कि फिल्म को पूरी तरह से कश्मीर में शूट किया गया था, एक सीमित बजट के साथ, और यहाँ तक कि फिल्म में अधिकांश किरदार हिना खान, शोएब निकश शाह, अहमद हैदर, मीर सरवर और हुसैन खान जैसे कश्मीर कलाकारों द्वारा निभाए गए हैं। इस फिल्म का निर्देशन राहत काज़मी ने किया है और सह निर्माता तारिक खान है। दोस्तों, आपको बता दें कि ये एक 42 मिनट की फिल्म है जो 6 अक्टूबर को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज की गई थी और दर्शकों ने इसे खूब सराहा था। साथ ही आप ये भी जान ले कि ये फिल्म जल्द ही भारत के दर्शकों के लिए यहाँ के सिनेमा घरों में भी आएगी। फिल्म समीक्षक जेसन नाइट ने लिखा है कि ये एक दिलचस्प पीरियड एडवेंचर फिल्म है जो एक रोमांस, पानी से बाहर निकलने वाली मछली की कहानी और आत्म खोज की यात्रा है। ये दुनिया से छिपी एक जगह पर केंद्रित है जहाँ पर जीवन खुशहाल और सरल है। मुख्य संदेश ये प्रतीत होता है कि जीवन में साधारण चीजें ही मायने रखती हैं और कुछ चीजें अपरिवर्तित रहनी चाहिए। दोस्तों, अब इस खबर में हम सुनते हैं कि भारतीय न्यूज रूम को किस तरह से बनाया जा सकता है एक्सेसिबल। दरअसल 21 अक्टूबर को दिल्ली में आयोजित द मीडिया रंबल 2023 में एक पैनल चर्चा मेकिंग न्यूज एक्सेसिबल के विषय के दौरान न्यूज लॉन्ड्री के चित्रांशु तिवारी द्वारा संचालित और बिजनेस स्टैंडर्ड द्वारा संचालित पैनलिस्टों में अटिपिकल के संस्थापक सीईओ विनीत सरायवाला के साथ चर्चा की गई थी। इसमें कई मान्यवर उपस्थित थे। भारतीय न्यूज रूम में समाचार उत्पादों की पहुंच को अभी भी एक एड ऑन के रूप में देखा जाता है, न कि किसी डिफॉल्ट सेटिंग के रूप में। न्यूज रूम में ऐसे उत्पाद कैसे बनाए जा सकते हैं जो डिजाइन द्वारा पहुंच के योग्य हो। चित्रांशु ने कहा कि पहुंच से जुड़ा एक मिथक ये है कि ये केवल विकलांग लोगों को ही सेवा प्रदान करता है, लेकिन क्या पहुंच अपने आप में एक बेहतर उत्पाद नहीं बन जाती? शकुल ने कहा कि पहुंच न केवल एक नैतिक अनिवार्यता है बल्कि एक अच्छा व्यावसायिक मामला भी है। सुनैना ने कहा कि पहुंच के लिए सीढ़ी का पत्थर एक ऐसे व्यक्ति का होना है जो सुलभ उत्पादों के निर्माण के लिए सहानुभूति महसूस करता हो। जबकि प्रशांत ने बताया कि महामारी के दौरान विकलांग लोगों के लिए महत्वपूर्ण समाचार कैसे पहुंच योग्य नहीं थे। विनीत ने इस मामले में कहा कि संगठन चाहे तो सार्वभौमिक डिजाइन को आसानी से लागू कर सकते हैं। सत्र के दौरान वेबसाइट और ऐप के साथ पहुंच और सहायक प्रौद्योगिकी को एकत्रीकृत करने की दिशा में न्यूजेबल न्यूज लॉन्ड्री के प्रयास पर भी चर्चा की गई। और अब इस चर्चा सत्र को लेकर अधिकतम जागरूकता फैलाने के लिए इन विशेषज्ञों ने न्यूज रूम को एक्सेसिबल बनाने की मांग की है। इनका कहना है कि एक्सेसिबिलिटी को एक डिफॉल्ट सेटिंग के रूप में न्यूज रूम में मुहैया कराया जाना चाहिए और एक्सेसिबिलिटी को एड ऑन के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। दोस्तों, आइए अब आपको सुनवाते हैं
एक्टिविस्ट वैष्णवी जयकुमार ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम लिखी एक ट्विटर पोस्ट। वे अपनी पोस्ट में लिखती हैं, प्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, आइए दृष्टिहीन नागरिकों के लिए जमीनी स्पर्श मार्गदर्शन के तर्क को समझते हैं। ये द्विआधारी है, बाइनरी। बिंदीदार चेतावनी स्पर्श कहते हैं कि रुक जाइए, धाराशायी यानी डैश्ड मार्क्स कहते हैं कि इस दिशा में जाइए। बिंदीदार स्पर्श रेखाएं संभावित स्तर, परिवर्तन, प्लेटफॉर्म किनारे, दरवाजे, द्वारों को चेतावनी देते हैं, इसलिए उन्हें सीढ़ियों, एस्केलेटर, लिफ्ट के सामने दृष्टिहीन लोगों को गिरने से रोकने के लिए चेतावनी के रूप में लगाना चाहिए। जिस भवन का आपने अभी उद्घाटन किया है वो वैसा नहीं है जैसा कि नीचे दिए गए लिंक में आपके द्वारा पोस्ट की गई तस्वीर से पता चल रहा है। आपके द्वारा त्रिची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की साझा की गई कुछ तस्वीरों से अन्य कई मुद्दे सामने आ सकते हैं। फिसलन वाली फर्श के कारण वरिष्ठ नागरिकों को व्हील चेयर का विकल्प चुनना पड़ेगा। साथ ही एम्बुलेंस में विकलांगों को भी व्हील चेयर का ही उपयोग करना होगा। लेकिन इस प्रकार से तो व्यवस्थापकों के लिए व्हील चेयर इन्वेंट्री की समस्या पैदा हो जाएगी, जो केवल व्हील चेयर इन्वेंट्री की समस्या पैदा हो जाएगी। छोटे कद के लोगों के लिए भी सीढ़ियों पर दोहरी ऊंचाई की रेलिंग होनी चाहिए थी। कम दृष्टि वाले लोगों के लिए कदमों के किनारे का रंग विपरीत होना चाहिए था। पिछले कुछ समय से ये कानून बना हुआ है। आप उन मंत्रालयों को प्रोत्साहित कर रहे हैं जो सामंजस्यपूर्ण दिशा निर्देश 2021, विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के अनुपालन के लिए आवश्यक का उल्लंघन कर रहे हैं और बिल्कुल नए बुनियादी ढांचे का गलत निर्माण कर रहे हैं। दोस्तों, साथ ही आपको बता दे कि डिसेबिलिटी राइट्स अलायंस इंडिया ने माने DRA इंडिया ने भी अयोध्या की पहुंच को लेकर कुछ सवाल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सामने उपस्थित किए हैं। दरअसल बात यह है कि 30 दिसंबर दोपहर 12 बजे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पुनर्विकसित अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। अब चाहे किलाम्बकम बस टर्मिनस हो या अयोध्या ट्रेन स्टेशन, नई इमारतों के तामझाम से प्रभावित न हो, जो इस बात से गौण है कि वास्तविक यात्रा सभी के लिए सुरक्षित है या नहीं। दोस्तों, DRA ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि क्या व्हील चेयर उपयोगकर्ता रैंप के माध्यम से हर प्लेटफॉर्म तक पहुंच सकते हैं। अयोध्या धाम रेलवे जंक्शन AY का एक सप्ताह पुराना फुटेज या स्क्रीनशॉट प्लेटफॉर्म से 2 अतिरिक्त प्लेटफॉर्म देखे जा सकते हैं जिनके बीच में रेलवे ट्रैक है। स्टेप्ड फुट ओवर ब्रिज प्लेटफॉर्म 2 और प्लेटफॉर्म 3 पर आते। सीढ़ीदार फुट ओवर ब्रिज आपके अपने मानकों के अनुरूप नहीं है। दोनों सीढ़ियों के साथ FOB और रैंप सुविधा प्रदान की जानी चाहिए ताकि उन्हें वरिष्ठ नागरिकों और शारीरिक विकलांग व्यक्तियों के लिए सुलभ बनाया जा सके और साथ ही ट्रॉली बैग को स्वयं ले जाने में आसानी हो। सार्वजनिक समीक्षा के लिए हाल ही में जारी रेलवे पहुंच संबंधी दिशा निर्देशों में कहा गया है कि वरिष्ठ नागरिकों और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए पहुंच योग्य बनाने के साथ साथ ट्रॉली बैग को स्वयं ले जाने में आसानी के लिए दोनों सीढ़ियों की ओर रैंप सुविधा वाले फुट ओवर ब्रिज प्रदान किए गए हैं। ये पाठ आरेख 10 के साथ निकाला गया है, जिसमें रैंप फुट ओवर ब्रिज का बस एक तकनीकी चित्रीकरण मौजूद है। हम आपको माने नरेंद्र मोदी जी को, PM ऑफ इंडिया को पहले ही बता चुके हैं कि नेत्रहीनों के लिए स्पर्शनीय ग्राउंड संकेतों का तर्क त्रिची हवाई अड्डे के उद्घाटन में नजरअंदाज कर दिया गया है। स्क्रीन ग्रैब में अयोध्या रेलवे स्टेशन ने प्लेटफॉर्म के बीच में मार्गदर्शन के रूप में चेतावनी चिन्ह अंकित किया है। तो डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन के बाद हम आपको सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, हमें बताइएगा जरूर अपना फीडबैक। जितने तरीके ऊपर पहले हम रेडियो उड़ान सुनने के आपको बता चुके हैं, उनमें से किसी भी तरीके से आप अपना फीडबैक हम तक पहुंचा सकते हैं। अपने फीडबैक हमें जरूर दीजिए ताकि हम इस प्रोग्राम को बेहतर बना सके। बहरहाल अब प्रोग्राम के अंजाम की बारी। प्रोग्राम के आखिर में न्यूज हेडलाइंस एक बार फिर। व्हाट्सएप बैकअप के लिए अब आपको करना पड़ सकता है हर महीने कुछ खर्चा। हिमाचल प्रदेश में नए साल पर दिव्यांग बच्चों को सुक्खू सरकार का विशेष तोहफा। दिव्यांग व्यक्तियों को पसंदीदा स्थान पर दिया जाए नियुक्ति का विकल्प।
सतना के लाल का कमाल ब्रिजेश की कप्तानी में भारत ने रचा इतिहास, पहला DCCBI कप अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग मैच जीता। पर्सनल मिनिस्ट्री, केंद्र के दिव्यांग कर्मियों को मिलेगा पदोन्नति में आरक्षण का लाभ। 18 साल के होने के बाद विशेष बच्चों की देखभाल कौन करे, सुप्रीम कोर्ट ने की चर्चा। श्री रितेश सिन्हा को योग में परिवर्तनकारी योगदान के लिए मिला द इंस्पायरिंग ह्यूमन अवार्ड। विकलांग व्यक्तियों को मिला मृत्यु के बाद UDID कार्ड। जम्मू कश्मीर प्रोफेशनल्स द्वारा कंट्री ऑफ ब्लाइंड शॉट इन कश्मीर ऑस्कर नामांकन के लिए कर रही है प्रतिस्पर्धा। कैसे बनाया जा सकता है न्यूज रूम को एक्सेसिबल? एक्टिविस्ट वैष्णवी जयकुमार ने लिखी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक पोस्ट।